अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना जा रहा हूँ वो है हमारा यूरिया टेस्ट, यूरिया एस्टिमेशन। अब हमने देखना है कि हमें लेबॉरेटरी में एक सैंपल आया है, अननोन सैंपल है या पेशेंट का सैंपल है, उसको यूरिया टेस्ट कैसे करना है, वो पूरा प्रोसीजर इसमें लेक्चर में मैं जिन टॉपिक को कवर करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है यूरिया का। उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट का बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। फिर हमें सबसे अहम बात ये होती है कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि स्पेसिमेन कहाँ से लेना है और कौन सा लेना है। ठीक है, कई जो मेडिकल प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि स्पेसिमेन क्या है, सैंपल क्या, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता, लेना कहाँ से। समटाइम वो ये भी नहीं समझ पा रहे होते, बस सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। तो हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि स्पेसिमेन क्या होता है और हमें कहाँ से लेना है इसका टेस्ट करने के लिए, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसे प्रोसीजर बताऊंगा कि हमने किस तरीके से पूरा लेबॉर्ट्री में ये परफॉर्मेंस करनी है। उसके बाद रिजल्ट कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि एक फार्मूला है जो हमने पुट करना होता है, जिसके बाद हमें अब्जॉर्बेंस जो है हमें एक डिजिट्स फॉर्म के अंदर हमें मिल जाएगी। तो उसके बाद रेफरेंस वैल्यू पर डिस्कशन करेंगे। जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, कि हाई वैल्यू क्यों आती है, लो वैल्यू क्यों आती है, सिग्निफिकेंस क्या है यूरिया टेस्ट करवाने की, ये मेरा एक अलग से लेक्चर होगा। बाकी जो लेक्चर हो ये मेरा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के अंदर जो मैं बताऊंगा आपको वो मेरा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी, कि मैं ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लेबॉर्ट्री में दिखाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक मरतबा लेक्चर्स सुनने के बाद, डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंडिपेंडेंटली तौर पर यूरिया टेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट लेते हैं प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने पहले भी आपको कई बार ये बात बताई है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कोई भी काम किस अंदाज से होना है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, असूल क्या है इस काम करने का। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि हमने जो सैंपल लेना है, स्पेसिमेन लेना है, वो पेशेंट का है, ये कोई भी अननोन सोल्यूशन है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में करते हैं तो वहाँ पे अननोन सोल्यूशन बात ले लेते हैं, नहीं तो हम डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री की बात करें तो वहाँ पे पेशेंट का ब्लड लेना होता है। अब ब्लड लिया है, ब्लड के अंदर हमने चेक करना चाह रहे हैं यूरिया कितना है। यूरिया कहाँ से हासिल होता है? यूरिया आपको पता होगा कि हमारा प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर एक प्रोडक्ट हमें हासिल होती है अमोनिया, और अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, नेचर इसको कन्वर्ट करती है यूरिया में, और यूरिया एक्सक्रीट होता है फिर यूरिन के ज़रिए से, और कुछ यूरिया ब्लड में रह जाता है। तो हमें इस चीज़ को मेजर करना है। ये यूरिया टेस्ट हमें किडनी के फंक्शंस के बारे में बताता है कि आया कि किडनी हमारे सही काम कर रही है या नहीं काम कर रही। अब हुआ कि ये कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, मैं प्रिंसिपल समझाने चाह रहा हूँ। एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, हमने रीजेंट डाला है, रीजेंट यूरिया का। अब यूरिया के रीजेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप ये समझेंगे तो आपको प्रिंसिपल समझना आसान होगा। यूरिया के रीजेंट में नंबर 1 यूरियस एंजाइम्स मौजूद है, नंबर 2 ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज GLDH एंजाइम्स इसमें मौजूद है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट भी मौजूद है और NADH, ये चीज़ें रीजेंट के अंदर मौजूद है। ये मतलब कि ये सारी चीज़ें अब इस वक्त रीजेंट में मौजूद हैं। अब हमने क्या किया, हमने स्पेसिमेन लिया, और स्पेसिमेन को जब हमने इसमें डाला तो स्पेसिमेन के अंदर क्या था, ब्लड सैंपल्स में क्या था, उसमें यूरिया था। अब ये यूरिया क्या करेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना चाह रहे हैं ना, कि यूरियस एंजाइम्स जो रीजेंट में मौजूद था वो ब्लड डालने के बाद ब्लड में मौजूद यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस हाइड्रोलाइज इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी यूरिया की जो ब्लड के अंदर मौजूद थी। अब यही अमोनिया ही हमने इसको फोटोमेट्रिकली मेजर करना है, मगर इसको मेजर करना कैसे है। अब इस प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि अमोनिया रीजेंट में मौजूद जो हमने डाला था उस रीजेंट में मौजूद अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करेगा और NADH के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी मौजूदगी में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की मौजूदगी में। हम इसको कहेंगे कि अमोनिया रिएक्ट विद द अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड NADH इन द प्रेजेंस ऑफ glutamate dehydrogenase complex enzymes and convert into glutamate and NAD and water.
अब इसमें कन्वर्ट होने के बाद हुआ क्या कि हमने क्योंकि कहा था कि जितना यूरिया ज़्यादा होगा, अंडरस्टूड है कि अमोनिया उतना ज़्यादा बनेगा। जितना अमोनिया होगा वो NaDH के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaDH की क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक मेजरेबल क्वांटिटी किसमें थी, रिएजेंट में मौजूद थी, तो अंडरस्टूड है कि जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी NaDH की, क्योंकि अमोनिया जितनी ज़्यादा है तो उतना रिएक्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि जब अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना देगा, तो हमने मेजर क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी थी, अब इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से क्या होगा, अब्जॉर्बेंस में क्या होगा, डिक्लाइन आ जाएगा, डिक्रीज अब्जॉर्बेंस हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर NaDH ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, ऑक्सीडाइज होकर NaD के अंदर कन्वर्ट हुआ। ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसके अंदर जो कमी आई, हमने कहा कि द डिक्रीज अब्जॉर्बेंस ऑफ NaDH एट 340 नैनोमीटर, क्या, किसकी वजह से, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH into NaDH will be measured photometrically या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। अब यही जितनी अब्जॉर्बेंस NaDH की अब्जॉर्बेंस कम होगी, इसका मतलब है इनडायरेक्टली तौर पर यूरिया उतना ज़्यादा इस जो हमारा ब्लड का सैंपल था इसमें मौजूद था। ये प्रिंसिपल है, थोड़ा सा आपको मुश्किल महसूस हो रहा होगा। अब आगे हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ईजी फील करेंगे आप। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें यूरिया का अंडरस्टूड है कि रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट के अंदर इसके पास डाई रिएजेंट होता है, हम इसे बाई रिएजेंट भी कहते हैं कि दो रिएजेंट R1 और R2 होता है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें R1 और R2 में क्या मौजूद है, यूरियस है, GLDH है, ग्लूटारेट है, NaDH, ये चीज़ें R1 और R2 के अंदर मौजूद हैं। अब हमें ये दोनों रिएजेंट मिल गए, इसके साथ हमें एक और छोटा सा रिएजेंट होता है जिसे हम स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। ये आगे आके मैं बताता हूँ कि स्टैंडर्ड हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के बारे में मैं पहले भी अपने ग्लूकोज के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो टेस्ट ट्यूब हमें स्मॉल टेस्ट ट्यूब चाहिए, 5 ml वाली, आइदर ग्लास की हो या फिर प्लास्टिक की हो, मतलब कि डिस्पोजेबल हो, हमें दोनों चल जाएंगी, लेकिन 5 ml से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह तब आप समझ पाएंगे जब हम लेबॉर्ट्री में परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जब भी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जो होता है, केमिस्ट्री एनालाइजर, उस पर हमें इसको शिफ्ट करवाना होता है। तो शिफ्ट करवाने के लिए अगर ये टेस्ट ट्यूब हमारी बड़ी होगी, 5 ml की होगी, तो वो जो उसमें पाइप होता है शिफ्ट करवाने के लिए, वो पाइप नीचे बॉटम तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हम इसको शिफ्ट नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए हमें कौन सी टेस्ट ट्यूब चाहिए, 5 ml के लिए। नेक्स्ट हमें माइक्रो पाइपेट चाहिए। ये हमारे पास माइक्रो पाइपेट है, जिसको हमने मेजर के स्पेसिफिक मेजरमेंट को पिक करने के लिए हमने लेना होता है, स्पेसिमेन के भी और रिएजेंट के भी। इसके बाद ब्लू और येलो टिप्स होती है, जैसे ये हमारे पास येलो टिप है, येलो टिप यहाँ पर लगाई, ठीक है, माइक्रो पाइपेट पे लगती है। इसके बाद हम इससे स्पेसिफिक मेजरमेंट लेते हैं। इसके बाद इंक्यूबेटर चाहिए। इंक्यूबेटर के अंदर वाटर बाथ भी हो सकता है या ड्राई इंक्यूबेटर, दोनों में से कोई ले सकते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन वो है जिस पर हमने परफॉर्मेंस करनी है, जिसका हमने यूरिया चेक करना है। अगर हम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की बात कर लें, तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर क्या होगा कि पेशेंट हमारे पास आएगा, उसके पास एडवाइस होगा रीनल पैरामीटर करवाने हैं, उसमें से यूरिया, ब्लड यूरिया लिखा होगा। तो ब्लड यूरिया जब हम टेस्ट करेंगे, हमें उसका ब्लड लेना होगा, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हमें सीरम जो है अलग करना होगा, या फिर वो जो ब्लड हम लेंगे वो एंटीकोगुलेटेड ब्लड होगा, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करके उसका सुपरनेटेड हासिल करेंगे, तो वो इसका प्लाज्मा होगा। अब ये दोनों स्पेसिमेन हमने ले लिए, यहाँ तक हमारा रिक्वायरमेंट वाला काम खत्म होता है। अब हम चलते हैं कि लेबोरेटरी में काम कैसे करना है। ये इंटरेस्टिंग भी होता है काम करने के हवाले से, कि हमें समझ आ रही होती है कि अच्छा इस तरीके से हमने इसको आगे लेके चलना है। तो हम देखते हैं कि प्रोसीजर में हमें 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए। ये 1 टेस्ट ट्यूब है, इस तरह की आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। 3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद करना क्या है, 1/T1, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने लिख देना है T, आपने मेंशन कर दिया T। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब को इसी तरह आपने मेंशन कर देना S, और तीसरी टेस्ट ट्यूब को आपने कर देना B। अब 1 टेस्ट ट्यूब इज फॉर टेस्ट, सेकंड टेस्ट ट्यूब S फॉर स्टैंडर्ड, थर्ड टेस्ट ट्यूब फॉर ब्लैंक, B फॉर ब्लैंक।
हमने क्या किया कि रीजेंट प्रिपरेशन साथ में आपको बता देता हूं कि यूरिया का रीजेंट प्रिपरेशन में R1 और R2 है, तो R1 और R2 को हमने 4:1 की रेशियो से इसको क्या करना है, मिक्स करना है। मतलब क्या है कि R1 क्या होगा, 4 पार्ट लेने हैं और R1 हमने 1 पार्ट लेना है। यहाँ पर क्या बात है, आप लिटरेचर अगर देखेंगे तो लिटरेचर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल इसका R1 का अगर हमने 4 पार्ट लेना है तो इसका 1000 ml लिखा होगा, 1000 माइक्रोलीटर होगा। अगर R2 का हमने 1 पार्ट लेना है तो इसका 250 माइक्रोलीटर लिखा होगा। तो अब ये 4:1 की रेशो बन जाती है। मगर क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट ने जो सिप करना होता है टोटल क्वांटिटी, वो या तो उसने 450 माइक्रोलीटर या 500 माइक्रोलीटर लेना होता है, तो इसलिए हम इसकी कंसंट्रेशन तो यही रखते हैं, डाइल्यूशन तो यही रखते हैं 4:1 की, मगर क्वांटिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, वॉल्यूम हम कम कर लेते हैं। वॉल्यूम कम करने के लिए हमें क्या होगा कि R1 हम 400 माइक्रोलीटर ले लेंगे और R2 जो है हम 100 माइक्रोलीटर लेंगे। 400 जमा 100, ये इस तरह 4:1 की रेशो से हमने दोनों R1 और R2 को मिक्स करके एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लिया। अब इस वक्त फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर R1 पहले मैंने डाला 400 और R2 फिर मैंने डाल दिया, ठीक है, 100 माइक्रोलीटर, तो ये टोटल हमारा हो गया 500 माइक्रोलीटर। अब 500 माइक्रोलीटर मैंने यही लिखा है कि पहली टेस्ट ट्यूब में 500, दूसरी टेस्ट ट्यूब में S में भी 500, तीसरी टेस्ट ट्यूब B फॉर ब्लैंक, इसमें भी 500 माइक्रोलीटर आपने रीजेंट ले लिया। नेक्स्ट क्या किया, तीनों टेस्ट ट्यूब में रीजेंट तो हो गया। अब हमने ब्लड जो स्पेसिमेन लिया था, सीरम था या प्लाज्मा था, मैंने उस सैंपल्स को लेना है, सीरम या प्लाज्मा को, मैंने सिर्फ टी वाली जिसके ऊपर मेंशन टी किया था, टी फॉर टेस्ट, सिर्फ उसमें 10 माइक्रोलीटर सीरम डालूंगा या प्लाज्मा ऐड करूंगा। बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ नहीं ऐड करना स्पेसिमेन में से। नेक्स्ट मेरे पास स्टैंडर्ड की जो छोटी सी वाइल मिलेगी रीजेंट के साथ, उस वाइल को लेंगे और उस वाइल को लेने के बाद क्या करेंगे कि 10 माइक्रोलीटर उस वाइल से लेकर, इस तरह जो टेस्ट वाली में ऐड नहीं करना, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। सिर्फ S, जिस टेस्ट ट्यूब पर S लिखा होगा 10 माइक्रोलीटर आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल देना है, स्टैंडर्ड वाले छोटी सी वाइल से 10 माइक्रोलीटर लेकर उसमें ऐड कर दिया। ये भी हो गया। B फॉर ब्लैंक था, ब्लैंक पहले भी मैंने ग्लूकोज के टॉपिक में ये बात तफसील से बताई है कि ब्लैंक हम सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर या मैनुअल एनालाइजर जो जैसे क्लोरीमीटर है या हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, उसमें हम 0 सेट करने के लिए करते हैं इसको, और स्टैंडर्ड को हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस टॉपिक पे मैं अभी बात करता हूँ। यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हमने टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने सारा प्रोसीजर कर लिया। हमने कहा अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना है। यहाँ पे सॉरी मैं रिक्वायरमेंट में बताना भूल गया कि केमिस्ट्री एनालाइजर, कोई भी केमिस्ट्री एनालाइजर में हमारे पास क्लोरीमीटर भी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है, सेमी ऑटोमेटिक में माइक्रो लैब भी है, मैप लैब भी है, मेट्रो लैब भी है, डिफरेंट्स हैं। ऑटोमेटिक में जाएँ तो ओलंपस भी है, कोबास भी है, रोश भी है, हिटाची भी है, एबट का है, तो ये डिफरेंट हैं, ठीक है। हम में से कोई भी केमिस्ट्री एनालाइजर हमारे पास है, यानी सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल, इन दोनों का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स है वो एक डिफरेंट है, वो तो बहुत इजी है। आपने सैंपल स्पेसिमेन रखना है, उसको कमांड देनी है, उसके बाद स्पेसिमेन जाने और इंस्ट्रूमेंट जाने, वहाँ पर रीजेंट रखे होते हैं, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। क्योंकि असल प्रोसेस समझने वाला जो होता है वो हमारा मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक होता है। तो हमने ये काम कर लिया। अब इसके बाद इन टेस्ट ट्यूब को जब हमने 10 माइक्रोलीटर सीरम और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाली में और सीरम टेस्ट वाली में डालकर मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने कुछ जो लिटरेचर हैं वो बताते हैं कि 30 सेकंड आपने वेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर बाथ पर या इनक्यूबेटर पर। मगर कुछ जगहों पर यह है कि आपने मिक्स करके इमीडिएटली इसको अब्जॉर्बेंस को इसको रीड करना है। मगर प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो मैं खुद भी अगर परफॉर्म करूं तो मैं 30 to 40 सेकंड इसको 37 पर इसको वेट करके परफॉर्म करूंगा, और करता भी हूं, ताकि इसकी रिजल्ट में जो एफिशिएंसी है वो बनिस्बत इमीडिएटली अब्जॉर्बेंस रीड करने के 30 to 40 सेकंड देने से ज़्यादा बेहतर आती है। तो इसलिए मेथड दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपकी क्वालिटी को बेहतर जो है मेंटेन करें, आप उसको जो है ना अडॉप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ ये काम भी हमने कर लिया। अब अब्जॉर्बेंस नोट करने के लिए क्या करना है, क्लोरीमीटर है, तो हमने क्या किया कि जब अब्जॉर्बेंस नोट की है तो पहले टी के बी से हमने उसको 0 सेट कर लिया। उसके बाद
एस की हमने टेस्ट ट्यूब ली और एस की टेस्ट ट्यूब के लिए क्लोरीमीटर का जो प्रोसीजर है उसमें टेस्ट ट्यूब रखने की जगह है, फिल्टर इसके लिए 340 नैनोमीटर है, ट्यूब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट ट्यूब रखी तो हमने इसकी अब्जॉर्बेंस नोट करके अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पर लिख दी, फॉर एग्जाम्पल 0.015 है जो भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी नोट कर ली, इसको टेस्ट ट्यूब का निकाला, फिर हमने टी वाली टेस्ट ट्यूब क्लोरीमीटर में रख देंगे या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होते थे उसकी क्यूबिट अपनी होती है, तो उसमें सारे का सारा रीजेंट हम उसमें डाल देंगे और वहाँ से अब्जॉर्बेंस हम मेजर कर लेंगे। अब हमने इसकी भी अब्जॉर्बेंस ले ली, तो फॉर एग्जाम्पल इसकी अब्जॉर्बेंस 0.018 आ गई, तो हमने इसकी यहाँ पे लिख दिया 0.018, यहाँ पर लिख देंगे 0.015 फॉर एग्जाम्पल आई थी इसकी अब्जॉर्बेंस, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से, या अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, मैंने आपको बताया था कि जो रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड की छोटी सी वायल होती है, उस वायल के ऊपर जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है वो कंपनी की तरफ से लिखी हुई आती है। अब इसमें कंपनी का बाद सम टाइम थोड़ा सा फर्क होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मर्क की कंपनी है या एबट की कंपनी है या ह्यूमन की कंपनी है, ये डिफरेंट कंपनीज के लाइक, तो आपने उसके वायल के ऊपर देख लेना। तो लेकिन मोस्टली जो है इसकी जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है वो 50 है, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या होगा, 0.018 ओवर 0.015 जो हमने स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस ली थी मल्टीप्लाई बाई 50, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा यूरिया होगा इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये तो हो गया हमारा क्लोरीमीटर का मेथड। अगर हमारे पास क्लोरीमीटर की बजाय सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर है, फॉर एग्जांपल माइक्रोलैब 300 है या 200 है, तब हमने क्या करना है, तब हमने फर्स्ट टाइम जो काम करना है, फर्स्ट टाइम तो सिर्फ ये पूरे का पूरा टी, एस और बी 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है पहली मर्तबा, मगर उसके बाद डेली जो है बेस पर हमने कंट्रोल रन करके देखना है कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रन करके क्या करना है, एस और बी के अलावा सिर्फ ई वाली टेस्ट ट्यूब को हमने लगाना है और उसमें कंट्रोल रन करना है। जब कंट्रोल रन करेंगे, अगर विद इन अ रेंज आ रहे होंगे तो हमें ये तीनों टेस्ट ट्यूब में से एस और बी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वक्त ये कि हमारा कंट्रोल आउट ऑफ रेंज हो जाए, तब हम इस तीनों को लगाएंगे। लेकिन जब हम पहली मर्तबा प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब हमें लगाना ज़रूरी है। हर बार इसको ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट पूरा दिन के अंदर कोई भी टेस्ट आ रहा है तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब लगाएंगे, नहीं, सिर्फ टी वाली टेस्ट ट्यूब तैयार करेंगे, पेशेंट का सैंपल लेंगे, उसमें 10 माइक्रोलीटर रीजेंट, 500 माइक्रोलीटर रीजेंट लेंगे, 10 माइक्रोलीटर आप क्या करेंगे इसमें सीरम ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी अब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे। अल्टीमेटली जो होगा, पहले से अब्जॉर्बेंस आपकी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर ने स्टैंडर्ड की भी नोट की होगी और उसकी दूसरी आपकी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन उसकी भी उसके पास जो है हमने नोट की होगी, ठीक है। अब उससे उसने एक फैक्टर बना लिया होगा, जब आपकी इससे टेस्ट की अब्जॉर्बेंस वो लेगा तो क्या करेगा, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर आपको खुद ब खुद मल्टीप्लाई करके कि अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट को अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, और उसके बाद आपको क्या करेगा, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 50 माइक्रोलीटर से 50 जो है से आपको मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल फाइनल रिजल्ट उसने दे दिया आपको 38, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है। नॉर्मल वैल्यू क्या है, रेफरेंस रेंजेस, हम इसको नॉर्मल रेंजेस कहते हैं, रेफरेंस रेंजेस कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू की बजाय ये टर्म यूज करना ज़्यादा बेस्ट है। 10 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मगर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपनीज जो है उसके मुताबिक प्लस माइनस थोड़ा सा चेंज आ सकती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहीं पर अगर 15 से 50 लिखी हुई है तो वो गलत है, ये ठीक है, नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है रेफरेंस रेंजेस के अंदर। तो ये प्रोसीजर मुकम्मल मैंने आपको ये बता दिया कि हमें मैनुअल कैसे परफॉर्म करना है और सेमी ऑटोमेटिक के अंदर हमें एनालाइजर में किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 2 लेक्चर है उसमें मुकम्मल तौर पर आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरह से, इतना आसान है, टेस्ट ट्यूब ली है, 500 माइक्रोलीटर आपने रीजन डाला है, 10 माइक्रोलीटर आपने सीरम डाला है, 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड में एस में स्टैंडर्ड डाला है, और जस्ट आप सीट करवाते जा रहे हैं और आपको रिजल्ट आता जा रहा है। बस इतना सा आसान होगा। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ, पार्ट 2 के लिए हम नेक्स्ट वेट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें परफॉर्मेंस करके दिखाता। आइए चलते हैं हम लैब के अंदर।